All right. So alkyl halide aryl halide इनके रिएक्शंस एंड अल्कोहल ईथर फिनॉल के रिएक्शन। तो अगर फिनॉल एंड एराइल हैलाइड को साइडलाइन कर दिया जाए फॉर नाउ, तो बहुत ज्यादा रिएक्शन इसके हैं। इसके बाद ये रिएक्शन अल्कोहल के रिएक्शन है, ईथर के गिने चुने एक दो रिएक्शंस हैं बस, बाकी फिनॉल एंड इन दोनों के रिएक्शंस भी हम लोग को अलग से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई एल्काइल हैलाइड में रिएक्टिविटी होती किस वजह से ना। अगर मैं यहाँ Br डालूं, यहाँ I डालूं, किस वजह से रिएक्टिव है बोलो। क्यों रिएक्टिविटी होती है? मैं साथ के साथ कंपेयर कराऊंगा, ठीक है, अल्कोहल भी लेके चलता हूँ साथ। तो पहले ये दोनों करने के बाद फिर अल्कोहल को भी साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। बताइए क्यों रिएक्टिव है ये? बिकॉज दे हैव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। चलो ठीक है, एक तो समझ में आया बॉन्ड पोलैरिटी, और दूसरा और क्यों? और क्यों? बॉन्ड पोलैरिटी में अगर सबसे ज्यादा बोला जाए तो क्लोराइड है, उसके बाद फ्लोराइड आता है, फिर ये डाइपोल मोमेंट का वैल्यू अगर आपको याद हो तो सबसे ज्यादा इसका होता है, फॉलोड बाय दिस एंड देन दिस एंड देन दिस, है ना। क्योंकि इसमें चार्ज एंड लेंथ दोनों का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बनता है। अदरवाइज लेंथ से देखो तो इसका होना चाहिए, चार्ज से देखो तो इसका होना चाहिए। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाइपोल में तो हम दोनों ही देखते हैं, Q × D, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डेटा है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए सबको, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, भाई इन चारों में रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी बताइए। अगर आप बॉन्ड पोलैरिटी सिर्फ बोल रहे हो तो उस हिसाब से तो आंसर CH3F होना चाहिए, बट रियलिटी में रिलेटिव अगर रिएक्टिविटी की बात करोगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, इनफैक्ट ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, वेरी लेस। मतलब अब क्या रीजन है भाई? तो रीजन बॉन्ड पोलैरिटी के साथ साथ बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी हमें देखना है। सबसे कमजोर बॉन्ड है कार्बन आयोडीन का, उससे थोड़ा बेटर है, उससे थोड़ा, और ये काफी अच्छा बॉन्ड है जिसकी वजह से इसके ब्रेक होने में प्रॉब्लम होती है। और क्या बात है, इनमें अगर ये निकाल के देखो तो I- एंड CH3, हालांकि मैं प्लस बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल आया तो मैं न्यूक्लियोफाइल लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो I- है ये क्या है? गुड लीविंग ग्रुप। तो क्लियर है रिएक्टिविटी क्यों है? तो सर एक तो पोलैरिटी है, क्योंकि जब पोलैरिटी ही नहीं होगा, प्लस माइनस ही नहीं होगा, तो कोई अट्रैक्ट कैसे होगा, है ना। दूसरा रीजन क्या है? पोलैरिटी के साथ साथ बॉन्ड कमजोर है। तीसरा क्या है? अच्छे लीविंग ग्रुप है। इसलिए इन सभी में सबसे खराब रिएक्टिविटी फ्लोरीन की आती है। कभी भी देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी बनाना हो तो ये तीन लेकर के हम बनाते हैं, फ्लोरीन से कभी कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनता है। मैग्नीशियम डालना होता है जब भी ईथर के साथ, मैग्नीशियम ईथर, तो वो इसके बीच में ट्रैप कर जाता है, CH3MgCl बनता है, CH3MgBr बनता है, CH3MgF नहीं बनता, यहाँ बन ही नहीं पाता है क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रांग है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी, चलो ये तो हो गया। तो अब आते हैं पॉसिबिलिटी, रिएक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो बेटा, एक एल्काइल हैलाइड पे अगर आप डिस्कशन करो तो ये सारे तरह के रिएक्शन शो कर सकता है। कहने का मतलब कि कोई न्यूक्लियोफाइल आके इसको रिप्लेस कर सकता है। अब वो न्यूक्लियोफाइल कैसे रिप्लेस करेगा, उसमें फिर हम SN1, SN2, SNI, SN1-, SN2-, ये सारी चीजें इसमें आएंगी ना, SNI एंड SNI एंड आपको NGP मैंने समझाया था, इतने सारे चीजें आपको देखने को मिलेंगी। यहां तक क्लियर है? बोलो। अब आ जाओ साथ में अल्कोहल का कंपैरिजन करते हैं। बताओ ये
क्या रिएक्टिव स्पीशीज दिख रहा है आपको? पोलैरिटी तो है लेकिन कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रांग है। तो जैसे फ्लोराइड रिएक्टिव नहीं होते वैसे ही ये भी रिएक्टिव नहीं होता, क्योंकि निकलने के बाद ये OH माइनस इज अ गुड बेस, पुअर लीविंग ग्रुप। कैसे मालूम है? लीविंग ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं? अ लीविंग ग्रुप इज वीकर बेस एंड बेटर लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये अच्छा बेस है इसलिए ये रिएक्ट नहीं करता है। अगर हमें इसको कराना है रिएक्ट तो सबसे पहले इसका लीविंग कैपेसिटी बढ़ाना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है? देखो OH माइनस गुड बेस है लेकिन H2O गुड बेस नहीं, तो H2O तो हमारा सॉल्वेंट है। तो H2O करने के लिए इसको पहले प्रोटोनेट कर दो। एक तो ये तरीका होता है कि पहले इसको लीविंग ग्रुप जैसा बनाओ, अब ये रिएक्टिव, ठीक है। या दूसरा तरीका होता है इसका डेरिवेटिव बनाओ, जैसे THCl के साथ रिएक्ट करा दो। व्हाट इज THCl? एनीवन? टोसाइल क्या होता है? बेंजीन बनाइए, इधर CH3 टोल्यूइन जैसा और इसके पैरा पोजीशन पे सल्फोनिल क्लोराइड। तो देखो असाइल ग्रुप के साथ जो क्लोरीन होता है ना, बड़े आराम से न्यूक्लियोफाइल से अटैक करके रिएक्ट, ये ऊपर जाता है वापस आता है, क्लोरीन निकल जाता है। कहने का मतलब मुझे अगर बनाना हो साइल से कि ये बन गया CH3O एंड सल्फर डबल बॉन्ड O एंड ये पूरा यहाँ Cl, इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं? TS। तो इसको क्या बोलेंगे? CH3OTS। नाउ दिस OTS इज अ गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। तो कभी भी अल्कोहल का रिएक्शन कराना हो तो पहले उसका डेरिवेटिव में कन्वर्जन करना पड़ता है, या तो प्रोटोनेट करा करके, वरना वो रिएक्ट ही नहीं करेगा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। मतलब OH माइनस इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये दोनों में पैरेलल मैंने ड्रॉ करने की कोशिश करी, ठीक है। तो अब आ जाओ एल्काइल हैलाइड के हम एक एक करके रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में? सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन के अलावा बेटा एलिमिनेशन भी पॉसिबल है, लेकिन पहले सब्स्टिट्यूशन देखते हैं फिर एलिमिनेशन, फिर धीरे धीरे मैं इधर की तरफ आऊंगा, ठीक है। समझा दिया ना ये चीज? चलो आओ देखते हैं कहाँ पे। हाँ सॉरी यहाँ पे, हाँ CH3 है, OTS। इसको देखो, अगर तुम्हें नहीं मालूम हो ये पॉइंट्स तो अच्छे से लिख करके नोट कर लेना है सबको, ठीक है। देखो अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसका? कितने तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं? SN1, SN2, SN, हाँ 1 डैश, SN2 डैश, SNI, इतने होंगे ना? हाँ चलो NGP इज अ पार्ट ऑफ दिस, वो डबल SN है, वो NGP तो खैर इसका पार्ट है ना। SN1, SN2, तो मैं एक एक करके पहले कवर करता हूं। तो यहां तक एक और है जो इंपॉर्टेंट है, वो है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, नाम से क्लियर है ना सबको? असाइल का मतलब ये होता है कि कभी भी ये ग्रुप के साथ कोई लीविंग ग्रुप जुड़ा, ठीक है ना। तो सिर्फ इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी इन सभी में जो नेसेसरी कंडीशन है वो है कि कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और इससे अटैच लीविंग ग्रुप होना चाहिए। अगर ये दिख रहा है लीविंग ग्रुप इसके साथ अटैच होकर तो ये रिएक्शन होने वाला है, नहीं तो फिर वो कुछ और तरीके से रिएक्ट करेगा। ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अगर लीविंग ग्रुप दिख जाए। अच्छा बेटा, लीविंग ग्रुप कैसे पहचानते हैं? मैंने बोला वीकर द बेस, बेस्ट लीविंग ग्रुप। अब आपको अगर बेस ना समझ में आता हो तो करस्पॉन्डिंग एसिड देख लो। जैसे Cl माइनस Br माइनस I माइनस आपको नहीं पता चल रहा है कि बेस वीक है या अच्छे, तो इनके एसिड बना लो। HCl, HBr, HI, कम से कम इतना तो याद आएगा कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या हो गए? वीक बेस, इसलिए गुड लीविंग ग्रुप। यहां तक क्लियर है? अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि भाई
कोई भी लीविंग ग्रुप अटैच होगा इससे और यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, चलो मैकेनिज्म किसी भी तरह का हो बट एट द एंड प्रोडक्ट यही बनने वाला है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ डिपार्ट हो जाएगा। तो आप न्यूक्लियोफाइल तो समझ गए, सॉरी लीविंग ग्रुप तो समझ गए, वीकर द बेस बेस्ट लीविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल कैसे अच्छा समझते हैं? न्यूक्लियोफाइल के लिए पहले कंडीशन समझ लो, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल? अ गुड न्यूक्लियोफाइल इज द वन जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो। अच्छा, पोलराइजेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है? चार्ज इनटू साइज। मतलब अगर सेम ग्रुप का बात किया जाए OH माइनस SH माइनस, न्यूक्लियोफिलिक पावर में SH माइनस बेटर है। अमोनिया एंड NR3 एंड PR3 में दिस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से इजीली सल्फर को पोलराइज किया जा सकता है। नाइट्रोजन से आसान पोलराइजेशन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस। समझ में आया ना? अरे सेम ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, N से बेटर ये होगा। ऐसे ही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोडीन सबसे बेस्ट होगा। हेलोजन वाले के केस में खास करके जब हम वाटर एज अ सॉल्वेंट डिस्कस करते हैं और एक कभी ऐसा सॉल्वेंट ले लें जो बिल्कुल ही नॉन पोलर हो, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अदरवाइज ये जनरल ट्रेंड है, ये दिमाग में रखना। अच्छा न्यूक्लियोफाइल पूछा जाए, दो चार अच्छे न्यूक्लियोफाइल का नाम बताओ, तो सबसे नीचे हेलोजन में कौन आता है? I माइनस, बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है। सल्फर की पोलराइजेबिलिटी RS माइनस, ये सब बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स हैं, गुड न्यूक्लियोफाइल्स। सो पोलराइजेबिलिटी इज वन थिंग। दूसरा, स्टेरिक हिंड्रेंस के अपोजिट रहेगा। अब दिमाग में आएगा स्टेरिक हिंड्रेंस को हम मेजर कैसे करें, क्योंकि अगर आप ऐसे देखो तो आपको लगेगा कि ऑक्सीजन एंड सल्फर में तो सल्फर ज्यादा बड़ा है, तो हिंड्रेंस इसमें ज्यादा है। तो ऐसे नहीं देखना होता है। हिंड्रेंस देखते हैं डोनर एटम से जुड़े हुए ग्रुप। अगर मैं यहाँ CH3 डाल दूं और फिर यहाँ पे एक के साथ यहाँ कार्बन CH3, तो मैं बोलूंगा कि ये हिंड्रेंस है, ये ज्यादा हिंडर्ड है, ये लेस हिंडर्ड है। तो डोनर के साथ अगर एल्काइल ग्रुप बल्कियर होता जाएगा तो हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा। हिंड्रेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिक पावर कमजोर हो जाएगी। फिर न्यूक्लियोफिलिक पावर आखिर होता क्या है एग्जैक्टली, है ना? कैसे देखते हैं? जैसे हमने यहाँ पे देखा वीकर द बेस बेस्ट लीविंग ग्रुप, ऐसी न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? तो अ गुड न्यूक्लियोफाइल इज द वन विच रिएक्ट्स फास्टर, काइनेटिक। एक न्यूक्लियोफाइल और बेस में डिफरेंस यही है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ काइनेटिक प्रॉपर्टी, जो जितना फास्ट रिएक्ट करे। इसीलिए तो मैं इस पे आ रहा हूं ना, इजीली पोलराइज होगा तो जल्दी अट्रैक्ट होगा, हिंड्रेंस कम होगा तो मूव फास्टर करेगा। ये दोनों कैरेक्टर किसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल को। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं कि बताओ, अब बेस वर्सेस न्यूक्लियोफाइल, बेस वर्सेस न्यूक्लियोफाइल। बेस थर्मोडायनेमिक, ये क्या होता है? काइनेटिक। स्पीड से रिलेटेड है ये, और इसका एनर्जी से रिलेशन है। इसकी चीजों को हम Ka वैल्यू, Kb वैल्यू से देख लेते हैं, डेल्टा G वैल्यू से देख लेते हैं, इसको बॉन्ड एनर्जी वैल्यू से देखते हैं। यहां पे हमारा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ किससे होता है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवेबिलिटी ना, मोबिलिटी से। ये फर्क है दोनों। क्या दोनों पैरेलल कभी हो सकते हैं? हो सकता है, चांसेस है। जैसे मैं दिखा रहा हूं, देखो एक पीरियड में अगर डिस्कशन हो CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस, मैं पूछूं बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, तो आप बोलोगे बेसिक अगर नहीं मालूम हो तो इनका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड देख लेते हैं। तो ये मिथेन होगा, ये अमोनिया होगा, ये H2O, कौन अच्छा एसिड है? हाँ, H2O। उससे बेटर कौन है? HF। तो एसिड अच्छा हो, एसिडिक ऑर्डर, इसका ठीक उल्टा बेसिक ऑर्डर होता है। CH4 से तो बेटर एसिड क्या है? कायदे से तो यार, कायदे से बेटा तो एसिड के नाम पे सिर्फ HF ही एसिड है। ये तो हम रिलेटिव डिस्कशन कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पे ये डिस्कशन है। तो बेसिक ऑर्डर क्या होगा इसका, ठीक उल्टा। अब आते हैं न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का लेना देना कुछ नहीं है बेसिक से, वो तो हम देख रहे होते हैं बस कि कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, कैसे पहचाने। तो उसका तरीका क्या होता है, स्पीड देखो। स्पीड कैसे पहचाने, ये दोनों पैरामीटर हैं। अच्छा, हिंड्रेंस से मतलब अभी नहीं है, क्योंकि देखो सबके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, H का हिंड्रेंस कुछ होता नहीं है। तब फिर क्या देखें हम, पोलराइजेबिलिटी। बताओ भाई पोलराइजेबिलिटी किसका ज्यादा होता है, चार्ज सभी पे -1 है, किसका साइज ज्यादा है, कार्बन का। कार्बन एक बेटर न्यूक्लियोफाइल भी है एंड एक्सट्रीमली पावरफुल बेस भी है, एक्सट्रीमली पावरफुल। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक पावर भी यही आ जाएगा। यहां देखो दोनों पैरेलल हो गए, इसलिए बोलते हैं कि जब एक पीरियड में डिस्कशन होता है तो बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल हो जाते हैं, प्रोवाइडेड अगर हिंड्रेंस बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं कर रहे हो। समझ आया बात। आइए अगला देखते हैं। अब मैं अगर बात करूं यहीं पे मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। चेंज क्या करूंगा, ये बताओ, जैसे मैं बोलूं कि भाई NH2 माइनस N के साथ में CH3। मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 2 में बेसिक ज्यादा कौन है, बेसिक अगर A एंड B, तो आंसर होगा A से ज्यादा B। बेसिसिटी का किससे लेना देना है भाई, कि जितना नेगेटिव आया है उतना आसानी से H+ को कैप्चर करेगा, NH बॉन्ड बन जाएगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। मतलब यहां से H को निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ पे डोनर ग्रुप है, नेगेटिव को स्टेबलाइज करने वाले हैं। यहाँ तो हाइड्रोजन है, तो बेसिक स्ट्रेंथ में B इज मोर बेसिक देन A। बट अगर न्यूक्लियोफिलिक की बात करोगे तो हाँ, यहाँ पे हिंड्रेंस के, देख रहे हो वही सेम चीज किसी के लिए कैसा काम कर रहा है, किसी के लिए कैसा काम कर रहा है। समझ में आया। तो ये तो बात हो गई किसकी, एक ही पीरियड में जब चीजें हो, अगर सेम ग्रुप में आ जाए, मैं बोलूं कि भाई OH- लिया, SH- लिया, बेसिक स्ट्रेंथ, तो बोलोगे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बना लेते हैं। H2 एंड H2S में कौन एसिडिक ज्यादा होता है, H2S। याद रखना ग्रुप के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। HF से ज्यादा अच्छा एसिड HCl है, HCl से ज्यादा बेटर। तो मैंने बताया भी था, बल्कि 2 लाइन बोली थी मैंने हमेशा याद रखने के लिए। मैंने बोला था बेटा जब भी एक ग्रुप के एटम का कंपैरिजन हो तो डोमिनेटिंग फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, सॉरी, एक पीरियड का डिस्कशन हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ग्रुप का डिस्कशन हो बॉन्ड एनर्जी, एटॉमिक साइज, वो डोमिनेटिंग फैक्टर है। क्योंकि आप किसी एक रूल पे रिलाई किए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए याद रखना जब कंपैरिजन आपको करना हो ऐसे चीजों का जिनके एटम्स एक ही पीरियड में बिलोंग करते हैं, तो उनमें हम क्या ध्यान देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक ही पीरियड में ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एक ही पीरियड के मेंबर, इनका जब भी कंपैरिजन करना हो तो दिमाग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। जब बात ग्रुप का होता है तो उसमें साइज, बॉन्ड एनर्जी, ये सब डोमिनेटिंग फैक्टर होते हैं ग्रुप में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो बेसिक में कौन अच्छा है भाई, OH-, क्योंकि एसिड में H2S अच्छा है तो बेस में ये बेटर होगा। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक तो OH- से बेटर। तो देख रहे हो ना, एंटी पैरेलल हो गए। आ रहा है बात समझ में। तो ये बात ध्यान रखना है, बस क्लियर है ना ये। तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा। अब मैं तुमसे कुछ एग्जांपल पूछूं एक एक हेडिंग के अंदर, सजेस्ट अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड गुड बेस। ऐसा कोई रिएजेंट बताओ जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी हो, अच्छा बेस भी हो। बिल्कुल, तो आंसर क्या आएगा, CH3-, NH2-, है ना, H-, ऑफ कोर्स OH- कैन ऑल्सो बी टेकन इनटू दैट। मैं बोलूं कि गुड न्यूक्लियोफाइल बट पुअर बेस, अच्छा न्यूक्लियोफाइल बट खराब बेस हो, I-। Br-, Cl- उतना अच्छा नहीं होता है, आप क्या कर दो, RS- भी कर दो, ये भी अच्छा, ये बहुत अच्छा बेस थोड़ी ना। सबको आ रहा है ना बात समझ में, बोलिए भाई, क्लियर हो रहा है।
अब मैं आपसे पूछूं कि भाई एक बात बताओ, गुड न्यूक्लियोफाइल बट पुअर बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बट पुअर न्यूक्लियोफाइल, हाँ स्ट्रॉन्ग बेस बट पुअर न्यूक्लियोफाइल, जैसे गुड बेस पुअर, बोलो टर्शियरी टाइप में डाल दो ब्यूटाइल और O नेगेटिव डाल दो। अभी ये वाला जो एग्जांपल था, ये गुड बेस बट पुअर न्यूक्लियोफाइल, तो गुड न्यूक्लियोफाइल गुड बेस, गुड न्यूक्लियोफाइल पुअर बेस, गुड बेस पुअर न्यूक्लियोफाइल, एक कैटेगरी बचा, ना तो अच्छा बेस ना तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, पुअर न्यूक्लियोफाइल पुअर बेस। ये लिस्ट समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे डिसीजन मेकिंग होगी हमारा, पुअर न्यूक्लियोफाइल एंड पुअर बेस, पुअर न्यूक्लियोफाइल एंड पुअर बेस। पुअर बेस होना हो तो वो तो इससे सोचो, है ना, एंड पुअर न्यूक्लियोफाइल सोचना हो तो मैंने बोला है कि पोलराइजेबिलिटी कम हो। पोलराइजेबिलिटी कम किसका होगा? ऐसे चीजों का पोलराइजेबिलिटी कम होगा जिसमें ऑक्सीजन डोनर हो, फ्लोरीन डोनर हो। तो फ्लोरीन के तो बहुत ज्यादा कंपाउंड मिलते नहीं है जो डोनेटिंग एबिलिटी हो, F- ही बचा, वो तो ऑक्सीजन वाले मिल जाएंगे। तो ऑक्सीजन की डोनेटिंग एबिलिटी खराब करने के लिए उसको रेजोनेंस से डिलोकलाइज करा दो, सल्फेट आयन। और ये अच्छा एसिड भी होता है H2SO4, तो करस्पॉन्डिंग बेस भी खराब है, तो पुअर बेस एंड पुअर न्यूक्लियोफाइल। फॉस्फेट आयन, पुअर बेस, बहुत अच्छा बेस नहीं है, मॉडरेट वुड, पुअर न्यूक्लियोफाइल। क्लोरेट, अब इसके साथ एक पंगा, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर एसिडिक मीडियम दे दिया तो पुअर बेस पुअर न्यूक्लियोफाइल। इनकी लिस्ट बहुत छोटी है, पुअर बेस पुअर न्यूक्लियोफाइल के, अदरवाइज ज्यादातर किसी न किसी 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा बेस होगा अच्छा न्यूक्लियोफाइल, या अच्छा न्यूक्लियोफाइल खराब बेस, अच्छा बेस खराब न्यूक्लियोफाइल, ऐसे ही कहीं पे सेट हो जाएंगे। ये कैटेगरी क्लियर है पूरी? तो कहीं फोटो ले लो, नोट कर लो अगर आपको, इसको दिमाग में बिठाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। साथ में मैं असाइनमेंट भी दे दे रहा हूँ भाई, तुम लोग रख लो, बहुत सारे असाइनमेंट है आपके लिए। ये बेटा एक एक रखते हुए बाकी पास करते जाओ। ये भी एक रख करके बाकी पास कर दो उधर। ये भी एक रखो, बाकी पास कर दो। टोटल 3 असाइनमेंट है। तुम दोनों का एक ही मिलेगा ना, एक एक जब हो जाए तो एक्सचेंज कर लेना। कौन से वाले? देखो भाई, कोई दो किसी के पास रह गया क्या? एक ही टाइप के दो हैं, तुम ले लेना सुशील ना। कर लिया तुमने? हाँ, आइए देखते हैं आगे। तो बेस एंड न्यूक्लियोफाइल की अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई हो तो अब इसमें बड़ा हेल्प मिलेगा हमें। है ना, आओ देखते हैं। अब बात करूंगा मैं SN1 कब होगा, जनरल मैकेनिज्म समझ लेते हैं, उसके बाद फेवरिंग फैक्टर्स देख लेंगे।
एंड फिर SN2 देख लेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे और साथ के साथ ये असाइनमेंट के क्वेश्चन भी करना है हम लोग को, ठीक है। तो SN1 का कब चांस बनेगा, तो पहले SN1 देखते हैं। तो SN1 ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। अच्छा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट आपको मालूम है कब बन सकता है, जब कार्बोकेटायन स्टेबल हो। स्टेबल कार्बोकेटायन का रिक्वायरमेंट क्या है भाई, 3 डिग्री या उसके आसपास स्टेबिलिटी या उससे बेटर स्टेबिलिटी वाला कोई भी है तो बना सकता है। सो बताओ, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी तो सबको आता है ना, हाँ, कंपैरिजन कर लेते हो, ठीक है। तो भाई अब यहां लिया, अच्छा क्या सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ही एक फैक्टर है जो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आंसर है बिल्कुल नहीं। सॉल्वेंट इज अगेन इक्वली इंपॉर्टेंट, नंबर 2 पे नहीं रखना है उसको, इक्वली इंपॉर्टेंट है सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक नहीं रखे तो चाहे कितना भी स्टेबल कार्बोकेटायन हो वो बनने में दिक्कत होगी, अनलेस वो इंटरनल ही कुछ कैटायन जनरेट हो जाए, है ना। तो यहां पे हम जनरली H2O एक्वस रख रहे हैं। और ये प्रोसेस याद रखना स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग है, ये RDS है, स्लो है ये प्रोसेस, ये स्लो होता है। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वोलाइसिस। कैसे हुआ, सिंपल है। H2O क्या है, पोलर। पोलर क्या काम करता है कि अपने पॉजिटिव एंड से नेगेटिव को खींचेगा और अपने नेगेटिव एंड से पॉजिटिव को खींचेगा, तो ये दोनों को सॉल्वेट करता है H2O। अब ये मैंने एक बना दिया है बेटा, बट आप समझना ऐसे ऐसे खूब सारे होंगे, और इसी सॉल्वेशन के वजह से ही तो ये पॉसिबल हो पाता है। अगर सॉल्वेशन ना हो तो ये सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हेट्रोलाइसिस में 4 गुना ज्यादा एनर्जी लगता है। इसलिए हेट्रोलाइसिस होता ही तभी है जब उसको अच्छे से सॉल्वेशन मिल रहा हो। तो ये है, इसमें क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन, पहला स्टेप स्लो। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। जब आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करोगे तो क्या बन जाएगा, ये फास्ट होता है, फास्ट होता है। अब आप देख रहे हो कि यहां और यहां कार्बोकेटायन बना, ये प्लेनर सेंटर है। जो भी सेंटर प्लेनर हो उसमें न्यूक्लियोफाइल ऊपर नीचे इक्वल पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहां रेसमाइजेशन का पॉसिबिलिटी होता है अगर ये कायरल हुआ तो। अभी तो मैंने तीनों CH3 रख लिया, अभी देखो मैं एक चेंज करता, एक H, एक D और एक T कर देता, तो ये कायरल सेंटर हो जाता। तो यहाँ पे हमें 50% डेक्स्ट्रो 50% लिवो मिलता, यहाँ रेसमाइजेशन होता है। सो SN1 के क्या फीचर्स हैं, SN1 का सबसे पहला कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म, सबसे पहला ये, सबसे पहला मैं आइडियल SN1 की बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल SN1 में थोड़ा दिक्कत आता है। प्रैक्टिकल कहने का मतलब कि जनरली कोई भी रिएक्शन 100% SN1 से नहीं आता है। क्या है कि जैसे जैसे ये सेपरेट हो रहे होते हैं तब तक न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर देता है। इसलिए जो प्रैक्टिकल केसेस हमें देखने को मिलते हैं उसमें 80% रेसमाइजेशन, 90% रेसमाइजेशन होता है, लेकिन 10% एक्स्ट्रा इन्वर्जन का केस आ जाता है। वो सिर्फ इस वजह से कि प्रैक्टिकली आइडियली तो हम ये सोच रहे हैं कि जब तक ये सेपरेट नहीं हुआ तब तक ये न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं किया, बट रियलिटी में जैसे जैसे ये सेपरेट होता रहता है, जब ये प्लेनैरिटी को अटेन होने वाला होता है उसी समय न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर सकता है, तो वो इन्वर्जन के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। बट आइडियल SN1 अगर हो रहा हो तो 50% दोनों बनेंगे, रेसमाइजेशन का केस होगा, ठीक है। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म। अब ये बनने के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। तीसरा, न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही नहीं है, मेन स्टेप में तो सिर्फ यही है, तो पुअर न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड। ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। चौथा, कितने लोग कह रहे हैं रेट, जब लिखेंगे तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है, तो दिस R इज इक्वल टू K इंटू RCl, ऑर्डर 1 का रिएक्शन हुआ। नंबर 4 पे रेसमाइजेशन टेक्स प्लेस। नंबर 5 पे बात करेंगे, हाँ रिलेटिवली टेम्परेचर वाइज अगर बात करोगे तो बहुत हाई टेम्परेचर का जरूरत नहीं है, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। पुअर न्यूक्लियोफाइल इज रिक्वायर्ड, समझ में आया। ये SN1 का कंडीशन है, सबको क्लियर है। स्टेबल कार्बोकेटायन हुआ तो चांसेस है
पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो चांसेस है। अब आ जाओ यहां SN2 का देखते हैं। अब SN2 के लिए पहले मैकेनिज्म समझते हैं। SN2 में मैं यहां पे HDT इस बारी दिखाऊंगा और यहां पे लगा दे रहा हूं से फॉर एग्जांपल क्लोरीन, यहां ले रहा हूं न्यूक्लियोफाइल, और इसका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है बनता तो यही, न्यूक्लियोफाइल इधर, क्या दिख रहा है आपको, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, सॉरी ये और ये, अगर ये मान लो क्लोरीन यहां लगा दूं मैं, तो ये दोनों इन्वर्टेड प्रोडक्ट है ना, यहां मिरर लगा दूंगा तो ये दोनों मिरर इमेज है। बोलो, इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। ध्यान रखना बेटा, इसका ये मतलब नहीं है कि ये डेक्स्ट्रो है तो ये लिवो, ये आर है तो ये ऐसा, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इससे है कि अगर इस क्लोरीन के जगह ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ा रहता तो इसके रिस्पेक्ट में ये अपोजिट हैं बिल्कुल। अगर यहां पे मैं न्यूक्लियोफाइल लगा के सोचूं तब कभी भी, क्योंकि देखो ना आरएस क्या है, रिलेटिव प्रायोरिटी पे है। हो सकता है क्लोरीन की प्रायोरिटी यहां पे नंबर 2 की हो और यहां जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 की हो जाए, तो डिपेंड करता है ना न्यूक्लियोफाइल क्या आ रहा है भाई, वो तो न्यूक्लियोफाइल का एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है ना, बात समझो। यहां नहीं हो पाएगा क्योंकि यहां क्लोरीन के साथ न्यूक्लियोफाइल ही आप क्या ले लोगे, मैं केस की बात कर रहा हूं, यहाँ एच के अलावा कुछ और हो जाए तो हो सकता है ये नंबर 2 3 CIP रूल से इसका नंबरिंग आए, तो इसलिए ये आर और ये एस जरूरी नहीं है। इतना जरूरी है कि अगर यहाँ क्लोरीन के जगह पे OH लगा दूं और उसका अगर आर आ रहा है तो ये पक्का एस होगा। समझ में आया वाल्डन इन्वर्जन? अच्छा, अब कैसे होगा, तो इसका मैकेनिज्म बड़ा आसान सा है। बोलते हैं कि देखो क्लोरीन का जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये सिग्मा है ना, तो देखो जब भी दो ऑर्बिटल सिग्मा बनाते हैं तो दोनों के न्यूक्लियस के अलोंग डेंसिटी बढ़ जाती, और जब सिग्मा स्टार बनाते हैं तो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रहती, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऊपर, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव नीचे, तो इनका बॉन्डिंग लो इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास रहेगा। और सॉरी एक मिनट, क्या मैं कर रहा हूं यहाँ, ये क्लोरीन है और ये क्या है, कार्बन। देखो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसके पर्टिकुलर ऑर्बिटल का एनर्जी लोअर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब वो स्ट्रांगली खींच रहा है तो उसका पोटेंशियल लोअर होगा। तो क्लोरीन का पोटेंशियल लोअर और इसका पोटेंशियल हायर, तो इसलिए देखो एंटी बॉन्डिंग कभी भी देखोगे सिग्मा स्टार और ये सिग्मा है तो वो हमेशा कार्बन की तरफ ज्यादा रहेगा, पाई स्टार भी कार्बन की तरफ ही ज्यादा रहता है। एंटी बॉन्डिंग हमेशा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास ज्यादा रहते हैं। इसलिए मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में दोनों न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल निकले हैं, फिर मैं कार्बन पे ये अटैक क्यों करा रहा हूं, इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कार्बन के साइड से मतलब कार्बन का कैरेक्टर उस पर ज्यादा रहता है एंटी बॉन्डिंग पे, तो ये एंटी बॉन्डिंग है, तो न्यूक्लियोफाइल बेटा इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसका जैसे जैसे वो आएगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट, बिल्कुल हाइपोथेटिकल, ये आइसोलेट नहीं होता है, ये प्लेनर हो गए तीनों, और ये इधर से निकल के जा रहा है क्लोरीन, जिस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, और इधर से न्यूक्लियोफाइल इसके पास आ रहा है, ये TS है इसका, और इसके बाद सीधा इन्वर्टेड हो जाता है, और उस साइड में क्या बन गया प्रोडक्ट आपका H, एंड फिर D, एंड फिर T, एंड इधर न्यूक्लियोफाइल। बताओ SN2 का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, नो इंटरमीडिएट, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट है, रेट में दोनों ही आएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो RCl भी होगा न्यूक्लियोफाइल भी होगा। कितने लोग कह रहे हैं कि यहां पे सर इन्वर्जन होगा, अभी कितने लोग कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांग होना पड़ेगा तभी तो वो इधर से आकर के साइमल्टेनियसली अटैक करेगा, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। हाँ, रिलेटिवली हाई टेम्परेचर तो एलिमिनेशन के लिए ही होता है, ठीक है, तो टेम्परेचर वगैरह में बस जैसे 4-5 डिग्री इधर उधर, 10 डिग्री इधर उधर, इतना ही फर्क होता है। ये नहीं कि एक रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, 100 डिग्री पे हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पोलर सॉल्वेंट तो चाहिए एप्रोटिक, प्रोटिक नहीं चाहिए, मतलब H2O टाइप में नहीं चाहिए, एसिटिक एसिड टाइप में नहीं चाहिए, तो ऐसा होता है। ये SN2 का कंडीशन है।
हाँ जी, अब आप बताओ, इसमें देखो सबस्ट्रेट के केस में कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि जब ये न्यूक्लियोफाइल नजदीक आएगा तो इनके अगर साइड वाले जो एटम्स है ये बल्कियर हुए तो ये रिपल्शन कॉज करेंगे। तो स्टेरिक हिंड्रेंस, इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टेरिक हिंड्रेंस, rate of SN2 decreases with hindrance on carbon on which leaving group is attached. SN1 SN2 का कंपैरिजन हो गया, बोलिए। तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप लोग SN1 SN2 का समझ सकते हो। रुक जाओ, आओ देखते हैं। चलो, ये एक जो मैंने प्रैक्टिस शीट दिया है उसमें SN1 SN2 E1 E2 लिखा होगा ऊपर, लिखा है ना? उसका पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 देखो, पार्ट 5 देखो, पार्ट 6 देखो, 1, 5, 6, बस उतना ही देखना। और देखना है तो एक काम करो, 9th देख लो, 1, 5, 6 एंड 9, 1, 5, 6 एंड 9। भाई मैं आप लोग को शेयर कर दे रहा हूं ऑनलाइन वाले बच्चों को। PDF भेज दिया बच्चों, जो ऑनलाइन प्रेजेंट हो देख लो एक बार, ग्रुप में डाल दिया, कर लिया? हाँ, चलिए पहले मैं आपको क्या समझ में आया, SN2 क्यों समझ में आया, क्या रीजन है, प्रद्युमन समझाओ मुझे। हाँ, तो देखो एक एक पैरामीटर पे बात करते हैं। SN1 होने के लिए क्या होना चाहिए, कार्बोकेटायन स्टेबल,
चेक करो, अगर वो क्लोरीन हटा के कार्बोकेटायन बनाते हो क्या वो स्टेबल होगा? 1 डिग्री कार्बोकेटायन इज नॉट स्टेबल। 2 डिग्री एक बीच वाला केस आता है, 3 डिग्री प्रॉपर स्टेबल। दूसरा एक और रीजन भी है, एक तो चलो वो है, दूसरा सॉल्वेंट देखो। हाँ डीएमएसओ, डीएमएसओ कैसे सॉल्वेंट है? व्हाट इज डीएमएसओ प्रद्युमन, व्हाट इज डीएमएसओ मालूम है ना? तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कैटायन को सॉल्वेट कर पाता है, एनायन को नहीं कर पाता ये, क्योंकि एनायन सॉल्वेट होने के लिए बल्कियर साइड में अंदर घुस करके करना पड़ेगा, वो पॉसिबल इस साइड से वो सॉल्वेट करता है सिर्फ कैटायन को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो ग्रेट। तो प्रोडक्ट तो बना ही लिया होगा, इसमें कोई कायरल सेंटर भी नहीं है, तो इन्वर्जन का भी कोई मतलब नहीं है ना। अब इसके बाद मैंने कौन सा दिया था? फिफ्थ में बताओ कायरल सेंटर है ना, तो इन्वर्जन होना पड़ेगा। तो इन्वर्जन होने का मतलब क्या है? आयोडीन जहां था वहां पे हाइड्रोजन डाल दो, और जहां एच है वहां पे कोई एक चीज चेंज करना, सब मत करने लग जाना। ठीक है, कोई एक चीज चेंज कर दोगे इन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर है ना? बताओ ये SN1 या SN2 कैसे डिसाइड किया? ये तो 2 डिग्री है ना। हाँ सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, इसमें तो देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, SH- इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद कौन सा मैंने बोला, ये कौन सा होगा? SN2 ही होगा, बिल्कुल SN2 होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद कौन सा दिया था? NaI एसीटोन। एसीटोन देखो सॉल्वेंट जैसे ही वो कर दे ऐसा जो कि पोलर प्रोटिक ना हो, तो SN1 के चांसेस ड्रॉप हो जाएंगे। समझ में आया? बोलो, क्लियर है? ओके बच्चा, एक बात बताओ, कितने लोगों को दिखाई दे रहा है 8th के केस में? चेक द क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि देखो दो रीजन है। एक तो सबसे पहला चीज कि सर जो OTS है वो आप हटा करके ये कार्बोकेटायन बनाओगे, ये कभी जिंदगी में नहीं बनता है। क्यों कार्बोकेटायन नहीं बनता प्रद्युमन? ये ब्रिज हेड है तो ये प्लेनर नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से ये नहीं बनेगा। तो SN1 गया। SN2 के लिए तो यार 3 डिग्री में इतनी क्राउडिंग है, कहां से जाएगा? तो इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, समझ गए ना? ओके ग्रेट बेटा। आइए चलिए, तो SN1 SN2 का आपका आई होप की कंपैरिजन हो गया है। इसके बाद देखो थर्ड में भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एंड सेकंड, फर्स्ट के बाद सीधा सेकंड एंड थर्ड, सेकंड में भी कुछ मिलेंगे, तो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, SN1 SN2 हो गया ना? क्वेश्चन एक्चुअली SN1 SN2 का नहीं बल्कि कंबाइंड क्वेश्चन आता है। SN1 SN2 E1 E2 सब मिला करके आता है। ठीक है, तो मिटा दो ना ये सब। अच्छा एक बात बताओ, SN2 में इन्वर्जन होता है? बोलो ना। लेकिन आपको कभी कभार बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखो मैं दिखा रहा हूं कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे बना देगा, अब बोलेगा कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल RS- Na+ ले लिया इन DMSO। बताओ यहाँ पे जो प्रोडक्ट P बनेगा दैट विल बी इन्वर्टेड प्रोडक्ट, रिटेन्ड प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो दिमाग में तुरंत क्या आंसर आएगा? इन्वर्टेड। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं सर इन्वर्जन सिर्फ उस सेंटर का होता है जिसपे वो न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है। इस सेंटर का इन्वर्जन का कोई मतलब ही नहीं है, अटैक तो यहां हो रहा है ना, तो इस बारी प्रोडक्ट रिटेन। इसलिए मैंने बोला कि समझो बात को, जिस सेंटर पे लीविंग ग्रुप अटैच्ड है सिर्फ वही इन्वर्ट होगा। मजेदार चीज तुमको और बताता हूं, अगर इसी क्वेश्चन को और बढ़िया करना है, और बढ़िया करना है, H यहां D और यहां CH, D, NCl। अब बताओ इस जगह पे भी कायरल है, इस जगह पे भी कायरल, बोलो ना। अरे कायरल है ना। अब मैं बोलूं कि अगर ये RS- डाल रहा हूं Na+ डाल रहा हूं DMSO के साथ,
तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें एक ही सेंटर पे इन्वर्जन होगा, दूसरे वाला सेंटर तो रिटेन रहेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? आइए आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं। ये बताओ, मैं आपसे अगर ये रिएक्टेंट ले लूं Cl और मैं बोलूं कि मैंने RS माइनस लिया है, Na प्लस लिया है, बताओ इसका SN1 कराएं या SN2 कराएं? सोच के बताना। एक एक पकड़ना शुरू करो। पहले बताओ SN1 करा सकते हैं? नहीं करा सकते। क्यों भाई? ऐसा कोई कैटायन नहीं बना सकते जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाए। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन इसका sp नहीं होता है, sp2 ही रहता है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके बावजूद, क्योंकि बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी लूज, तो ये कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव। मैंने ऐसा नहीं बोला कभी नहीं बनेगा, एक जगह है जहां पे ये बनता है, डाइजोनियम के केस में, ठीक है? वो छोड़ करके बाकी कहीं नहीं बनने वाला। क्लियर है ना? तो ये SN1 नहीं पॉसिबल है सर। SN2 पॉसिबल है क्या? तो SN2 के लिए डबल प्रॉब्लम है। डबल प्रॉब्लम क्या है? एक तो ये देखो, क्लोरीन जो है ना अपना इसके साथ कॉन्जुगेशन कर लेता है। एनसीईआरटी की लाइन है ये कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं कि RS माइनस बैक साइड इसको जगह ही नहीं मिल रहा, कहां से जाएगा? तो ना तो ये SN1 से जाएगा ना तो एक बारी क्वेश्चन इस तरह का पूछ लिया था बेवकूफ बनाने के लिए। यहां ब्रोमीन डाल दिया और यहां Cl डाल दिया। पूछा कि भाई अगर मान लो 1 इक्विवेलेंट NaOH ले रहे हैं, 1 इक्विवेलेंट, तो किसको रिप्लेस करेगा, ब्रोमीन को या क्लोरीन को? तो जो ज्यादा इमोशनल बच्चे होते हैं वो लीविंग ग्रुप देखने लगते हैं, ब्रोमीन इज बेटर लीविंग ग्रुप देन क्लोरीन, बिना आगे चीज ध्यान दिए हुए। तो यहाँ पे ना तो SN1 होगा ना तो SN2। आंसर क्या है? क्लोरीन हट करके यहीं पे OH आ जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट को जोड़ करके ही क्वेश्चंस अच्छे बनाए जाते हैं। समझ आ रहा है ना? और कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होता है। बस अब वही है, आप रट गए, इन्वर्जन क्वेश्चन दे दिया घुमा करके, पीछे वाले सेंटर को रिटेन करके रख दिया, अब आप चले गए, आपको लगेगा टॉपिक नहीं आ रहा है। ध्यान कहां पे है वो देखो। मैकेनिज्म अगर तुम देख रहे हो तो तुमको पता चलेगा जिस सेंटर पे अटैक होता है वहां इन्वर्जन होता है। गॉट इट ना? ये सारे केसेस को ध्यान रखो। और इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत सारे आपको मिलेंगे एमएस के अंदर, जो आपका दिमाग ओपन कर देगा। अगर आप ये टॉपिक पढ़ चुके हो तो अब मेरे ख्याल से असाइनमेंट जो दिया है मैंने, इसको खत्म करने के बाद सीधा आप एमएस पे जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नाउ लेट्स टॉक अबाउट SN1 डैश एंड SN2 डैश भी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। SNI का केस एल्कोहल में देखने को मिलता है, तो मैं वहां पे डिस्कस करूंगा, है ना? वैसे ये बहुत ज्यादा मतलब वैसे वाले रिएक्शन है। SN2 डैश की पहले बात कर लेता हूं। देखो SN2 डैश तब पॉसिबल है जब कॉन्जुगेटेड लिविंग ग्रुप के इमीडिएटली बीटा गामा वाले पोजीशन 5 बॉन्ड से, तब यहां पे SN2 डैश होता है। अब ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप न्यूक्लियोफाइल लेके आते हो तो देखो, इसका ये जो एंटी बॉन्डिंग है वो कुछ इस तरीके का है और इसका ये आपस में कॉन्जुगेट करते रहते हैं, जिसके वजह से ये न्यूक्लियोफाइल अगर यहां अटैक करे तो भी चांसेस है 50% यहां एंड 50% यहां, दोनों जगह पॉसिबल। अगर ये इस जगह अटैक करता है, मान लो मैं स्टार कर ले रहा हूं आइसोटोपिक, ताकि क्वेश्चन इंटरेस्टिंग करने के लिए कि यहां मैं बोल दूं AB बन रहा है, बताओ AB कौन है? तो एक तो बोलोगे ये जो क्लोरीन है वही लगा दो, क्योंकि जा तो ये SN2 से ही रहा है, मान लो न्यूक्लियोफाइल डाल दिया तो बोल दो एक तो यही बन जाएगा स्टार। यहां दूसरा बनेगा बेटा जो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करे और ये पाई उठ के इधर की तरफ, मैं ऊपर से दिखा रहा हूं, और ये क्लोरीन निकल जाए, यानी पाई बॉन्ड इनके बीच में बन गया स्टार के साथ न्यूक्लियोफाइल, जो कि बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा। ये था कौन सा? SN2 डैश। अब देखो SN1 डैश की अगर मैं बात करूं तो SN1 डैश इस तरह के चीजों में मिलेंगे जहां पे कार्बोकेटायन ना इंटरनली फॉर्म हो सके।
वहीं कार्बन पे लीविंग ग्रुप भी हो, वहीं पे डोनर साइट भी हो। तब तो ये कायदे से देखा जाए तो ढंग से सॉल्वेंट का भी कोई खास वेट नहीं करने वाला, ये तो अटैक करके इसको बाहर निकाल के आयन पेयर के फॉर्म में ही रहेगा। बाद में कोई न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो वो न्यूक्लियोफाइल आ करके इस पाई बॉन्ड को तोड़ करके वापस इसको नॉर्मलाइज कर देगा। तो ये SN1- का मतलब इसमें कैटायन बन रहा है। ये दो स्पेसिफिक केसेस थे। अब इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि बताओ अगर SN1- का चांस बढ़ाना हो, सॉरी SN2- का चांस बढ़ाना हो तो क्या करें? तो जिस कार्बन पे लगा हुआ है इस पे तुम हिंड्रेंस क्रिएट कर दो, यानी ऐसा कर दो। अब आपके पास जो लीविंग ग्रुप है, अब मान लो तुमने डाल दिया NaI एसीटोन। अच्छा, एसीटोन मैं क्यों डाल रहा हूं? तो कितने लोग कह रहे हैं अगर नहीं डालेंगे तो ये SN1 से भी जा सकता है, क्योंकि इसका कार्बोकेटायन स्टेबल है, एलाइलिक कार्बोकेटायन। एसीटोन डाल करके मैं उस पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर रहा हूं। तो अब क्या है, I- जाकर के इधर अटैक करने में स्लो हो जाएगा और इधर फास्ट हो जाएगा। अगर ये स्टार है तो मेजर प्रोडक्ट इसका यहां से आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? ऐसे वेरिएशंस हैं इसके, ठीक है? क्लियर है? ओके। तो भाई SN1- SN2- हो गया। अब NGP का केस ले लेते हैं। NGP में क्या होता है? NGP में याद रखना नंबर 3 एंड नंबर 5 पे अगर अच्छे न्यूक्लियोफिलिक डोनर सेंटर हो तो बाहर वेट करने से पहले वो इंटरनल अटैक हो जाता है। नंबर 3 एंड 5 मैंने केस बहुत बढ़िया से आपको लिखवाया है। जैसे देखो ये NGP का क्लासिक एग्जांपल है। अगर यहाँ पे मान लो कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल ले लो, यहाँ पे Nu-, तो बेटा पहले ही ये अटैक करके एक ऐसा इंटरमीडिएट बना देता है, इस पे प्लस चार्ज। अब ये न्यूक्लियोफाइल ध्यान से देखना, आइडियली क्या होना चाहिए था, क्लोरीन हट के यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ जाता। अब अगर मान लो इन दोनों में मैं एक स्टार और एक नॉर्मल रखूं आइसोटोपिक, तो आपके दिमाग में आएगा प्रोडक्ट तो एक ही बनना चाहिए, सिर्फ स्टार वाले के साथ NU लग जाना चाहिए। बट इसके दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करेगा तो ये ओपन हो जाएगा, यानी स्टार के साथ लग गया। न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक किया तो ये ओपन हो जाएगा, यानी इसके दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, CH3S CH2 स्टार एंड NU, एंड CH3S CH2 स्टार एंड CH2 NU। समझ में आया? दोनों तरह के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये NGP का एक क्लासिक एग्जांपल है। इसके अलावा बहुत सारे हैं भाई, वो आप अपना एक एक करके देखते रहो। एक ये वाला एग्जांपल है जो OTS है ना, और यहाँ पाई बॉन्ड अगर मैं डाल दूं तो इसका और इसका आपस में कॉन्जुगेशन होता है, तो ये आराम से निकल जाता है, और फिर आपको मालूम है ना नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा ऐसे आपको कुछ केसेस मिलेंगे, और इनका जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी है नॉर्मल SN2 से कुछ एक स्पेसिफिक केसेस में तो लाख गुने तक का फर्क होता है। अदरवाइज 400-500 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, ये सब बड़ा नॉर्मल सा बात है इनके लिए, ठीक है ना? क्योंकि क्विक अटैक हो जा रहा है। नॉर्मल SN2 में क्या होता है, वो मॉलिक्यूल आएगा, धीरे धीरे अप्रोच करेगा, तब चेंजेस होगा। ये इमीडिएट अटैक करके इस पर्टिकुलर चीज को और ज्यादा रिएक्टिव बना दिया, इसलिए इसका रेट फास्टर होता है नॉर्मल केसेस से। क्लियर है यहां तक सबको? चलिए भाई, तो मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के सारे केस कर दिए। SNI जो बचा हुआ है वो मैं अल्कोहल के केस में भी आपको डिस्कस करूंगा। अब आते हैं, बात करते हैं दूसरी पैरेलल पॉसिबिलिटी क्या होती है SN1 SN2 के साथ। सेकेंड जो पॉसिबिलिटी होती है बेटा वो होती है सेकेंड जो पॉसिबिलिटी होती है वो है एलिमिनेशन की। अब एलिमिनेशन भी अगर बात किया जाए तो एलिमिनेशन होने के लिए तो यार 1-1 है, 1-2 है, 1-3 है, जो सबसे कॉमन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एलिमिनेशन 1-2 एलिमिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन के लिए क्या कंडीशन है कि भाई कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपके पास लीविंग ग्रुप होना चाहिए और उसके रिस्पेक्ट में बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर ये चीज है यहाँ पे,
और हीटिंग रखा हुआ है और यहाँ पे एक बेस रखा हुआ है, तो वो यहाँ अटैक करता है बेटा साइमल्टेनियसली। ये निकल क्या है, ये बन गया, यानी आपको अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या सारे एक ही टाइप के मैकेनिज्म से आएंगे? ऐसा नहीं है। बीटा एलिमिनेशन भी 3 तरीके का होता है अगर मैकेनिज्म वाइज बात किया जाए, E1, E2 एंड E1C भी। ये सबसे रेयर है, इसको तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। E1 E2 की बात करता हूं। E1 में बेटा कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। अब बताओ, जिसमें कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो जाए उसमें स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत है क्या? वीक बेस, वीक बेस इज रिक्वायर्ड। अब कहोगे सर वीक बेस अगर रिक्वायर्ड है तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें भी कार्बोकेटायन बन रहा है SN1 में भी? तो बेटा SN1 एंड E1 में डिफरेंस सिर्फ हीटिंग का है। नो हीटिंग, हीटिंग। जैसे अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, बोलूं कि ये CH3 है, यहां कार्बन है, यहां CH3 है, यहां CH3 है और यहां क्लोरीन है और यहां अल्कोहल ले रहा हूं C2H5OH अंडर 2 कंडीशन। एक है, देखो प्रोडक्ट तो सारे बनते हैं, एक है कोई हीटिंग नहीं है, एक है स्ट्रांगली हीट किया। तो इस केस में आपका आंसर होगा कि सर ये प्रोडक्ट बना लो, ये आपका मेजर आएगा, मेजर SN1 से। लेकिन अगर इसके केस में देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा, बीटा का हाइड्रोजन में उड़ा दूंगा, H NCl दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? ये इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो समझ में आया, इस ये डिसाइडिंग फैक्टर है ही नहीं इस बारी। डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? हीट है या नहीं। लेकिन ये कंफर्म है कि पुअर ही रहना चाहिए, पुअर ही रहना चाहिए, वरना वो अगर स्ट्रांग हो गया तो कहानी बदल जाएगा। इसमें भी ऑर्डर क्या होगा भाई, 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो इनमें और SN1 में डिफरेंस क्या है? सेकेंड स्टेप में, ये जो सेकेंड स्टेप था ये तो निकल गया, प्लस बन गया ना। अगर मैं E1 का जनरल मैकेनिज्म आपको दिखाऊं तो कैसा होता है? E1 का जनरल मैकेनिज्म कैसा होता है? भाई आपका पोलर सॉल्वेंट है, पहला स्टेप है कार्बोकेटायन बनने का। दूसरा स्टेप क्या है? कार्बोकेटायन बन गया, अब कोई भी एक बीटा हाइड्रोजन, इवन पुअर बेस भी जो भी था, जैसे मान लो ROH ही था, ये इसको निकालेगा और यहां बन जाएगा एलिमिनेशन। जो हाइपर कॉन्जुगेशन कराते हो परमानेंट शिफ्ट करा दो बस। कार्बोकेटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन कराते हो ना, तो उसको परमानेंट शिफ्ट। इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लो एक से ज्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन मिल जाए, तो जैसे यहाँ पे तीनों CH3 है, मान लो इसी में ब्रांचिंग कर दूं, तो कौन से बीटा को निकाल के ले जाएगा? ऐसे बीटा को जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनाए। समझ गए ना? ज्यादा स्टेबल एल्कीन, मोर ब्रांच्ड एल्कीन। कैसे देखते हैं? मोर हाइपर कॉन्जुगेशन उसमें होगा, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, मोर स्टेबल एल्कीन। और ऐसे एल्कीन को कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? हाँ, सिजेफ और ज़ैस्टफ, दोनों नाम होता है, ज़ैस्टफ। और अगर एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन पॉसिबल है तो, नहीं है तो फिर ठीक है, जो बन रहा है वही बन रहा है। समझ में आया? इसकी पूरी कहानी क्या है? रेट वही के, मतलब इसमें और SN1 में मैकेनिज्म वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लास्ट स्टेप में वहां न्यूक्लियोफाइल जाकर जुड़ जाता है और यहाँ पे बेस की तरह ये एलिमिनेट कर देता है हीटिंग के वजह से। ठीक है, तो इसलिए इनके कभी ऐसे लिख के आ जाए पूछे पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ, तो ये भी बनाना और इसको भी बना देना टू सम एक्सटेंट। ये लिख के आ जाए, पॉसिबल प्रोडक्ट्स में सब आएंगे, मेजर बस डिसाइड होता है हीटिंग करने से एल्कीन बनेगा। और ये तो हो गया किसका बेटा? E1 का। रिलेटिव रेट किस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी का बात कर रहा है। सबको क्लियर है यहां तक? बोलिए। अब मैं अगला बात करूंगा E2 का। E2 का जो
स्टेप है ना, उसमें हाँ जी बिल्कुल चाहिए ही चाहिए उसमें लीविंग ग्रुप। वहां पे स्ट्रॉन्ग बेस उसका सबसे पहला क्राइटेरिया है। उसके बाद आपका हीटिंग वगैरह होना चाहिए, क्योंकि हीटिंग से ही एलिमिनेशन फेवर्ड होता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस में नाम आए तो RO- Na+, स्ट्रॉन्ग बेस में नाम आए तो NaNH2, स्ट्रॉन्ग बेस पे नाम आए तो भाई एल्कोहलिक KOH, और बाकी सब आपको मालूम है, राइट। ये सब स्ट्रॉन्ग बेस के केसेस हैं। मतलब मैं, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। मान लो मैं ग्रिग्नार्ड टाइप में ले लूँ, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब स्ट्रॉन्ग बेसिस की हीटिंग किया हुआ है। तो ये एंटी पेरिप्लेनर मैकेनिज्म से जाते हैं। कहने का मतलब कि जो H होगा और लीविंग ग्रुप होगा बिल्कुल अपोजिट साइड में होने चाहिए, ताकि इसका एंटी बॉन्डिंग ऊपर आए, और जब बेस इसके पास आके अटैक कर रहा हो तो ये इसके साथ कॉन्जुगेट कर सके, जिसको हम लोग एरो डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं। क्या बन गया ये? क्या आपको समझ में आया कि इसमें जो बनने वाला एल्कीन है ये है? अभी मुझे एक बात बताओ, मान लो मैंने कार्बन को बल्कि कर दिया, ध्यान से समझना। और मैंने यहां पे आपको दे दिया एल्कोहलिक C2H5O- Na+, मान लो मैंने ये दे दी, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, और मैंने मीडियम भी दिया अल्कोहल, पूछो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा मैकेनिज्म से जाएगा? तो दिमाग में आपके पहला चीज क्या आएगा, यार ये 3 डिग्री है तो कार्बोकेटायन बनाने के बारे में सोचते हैं। कार्बोकेटायन बनने के लिए टाइम लगता है, ऐसे नहीं है कि तुरंत बन गया। कार्बोकेटायन बनने से पहले ही कितने लोग कह रहे स्ट्रॉन्ग बेस है यहां पर, बोलो। तो यानी कि अब कार्बोकेटायन बनने, अच्छा कितने लोग कह रहे SN2, यानी ये वाला चीज तो बहुत स्लो होगा। SN2 ये तो पॉसिबल ही नहीं। SN1 का पॉसिबिलिटी है, E1 का पॉसिबिलिटी के लिए भी वीक बेस चाहिए। SN1 के लिए वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। अब बताओ, बेस को हिंड्रेंस से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि उसको निकालना H है, वो अंदर जाके अटैक नहीं करना है। इसलिए अगर इसमें E2 के केस में पूछा जाए कि क्या फैक्टर है, रिजल्ट डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, कैसे कंपेयर करें E1 एंड E2 में, भाई हमें डिसाइड करना है E1 E2 में, तो E1 का 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, E2 का क्या होगा? आंसर है इसका भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, क्योंकि हिंड्रेंस से इसका भी कोई खास लेना देना। तो सबसे टफ कॉल होता है जब ये हो जाए, लेकिन आसान क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस दे दे तो यही होगा, क्योंकि बाकी दोनों के लिए पुअर न्यूक्लियोफाइल पुअर बेस चाहिए। तो आप देख लेना RO- दे दे, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस का लिस्ट जवान पे रटा रहना चाहिए। समझ में आ गया सबको? बोलो। तो इसमें एंटी पेरिप्लेनर मैकेनिज्म से कौन सा है? एंटी एलिमिनेशन है बेटा। एंटी एलिमिनेशन का मतलब आप समझ रहे हो कि H और लीविंग ग्रुप दोनों अपोजिट साइड से होने चाहिए। अब जरा इसी जो मैंने आपको वर्कशीट दिया है, इसमें जरा बाकी 1 से लेके 10 तक में अब आप डिसाइड कर लो, E1 होगा E2 होगा क्या, एक बार फटाफट डिसाइड करो, तो जल्दी करो। 12-15 तक अपने हिसाब से देख लो। इसमें E2 क्यों लिख दिया? अच्छा एक बात बताओ, E2SN2 में कैसे देखें? तो पहले हम लिस्ट बनाते हैं। ये बताओ, मिथाइल क्लोराइड लिया, ध्यान से देखो इधर, इसमें कोई E2 हो सकता है? ये तो हमेशा SN2 से ही जाएगा ऑलवेज। यहाँ न्यूक्लियोफाइल वीक हो स्ट्रांग हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसके पास बीटा है ही नहीं, हिंड्रेंस कम है तो कार्बोकेटायन बन ही नहीं सकता है। तो SN1 E1 तो ऐसे ही गायब हो गए। SN2 E2 में जब बीटा है ही नहीं तो E2 का भी बात खत्म। अब मैं बात करूंगा इसकी, ये 1 डिग्री है, कितने लोग कह रहे हैं E1 नो पॉसिबिलिटी, SN1 नो पॉसिबिलिटी, E2 SN2 बोथ पॉसिबिलिटी इज देयर। अगेन हीटिंग हुआ तो E2, कुछ हीटिंग नहीं हुआ तो, अच्छा हीटिंग के साथ स्ट्रॉन्ग बेस, यहां बिना हीटिंग के गुड न्यूक्लियोफाइल। कितना आसान है पहचानना। 2 डिग्री हुआ ना तो सारा गेम उसी पे डिपेंडेंट होता है। 2 डिग्री सबसे खतरनाक केस है, उसमें
किसी भी साइड से जा सकता है, तब बाकी फैक्टर्स देखो। 2 डिग्री के साथ स्ट्रॉन्ग बेस E2, 2 डिग्री के साथ गुड न्यूक्लियोफाइल पुअर बेस SN2, इसके साथ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पुअर न्यूक्लियोफाइल N1, इसके साथ पुअर न्यूक्लियोफाइल पुअर बेस बट हीटिंग E1। समझ गए ना? और बाकी अगर 3 डिग्री हो गया तो SN2 नहीं हो सकता, होने के लिए वो SN1 भी हो सकता है, E1 भी हो सकता है, SN2 बेस हुआ अच्छा तो E2, और अगर पुअर न्यूक्लियोफाइल बिना हीटिंग के हो रहा है तो SN1, पुअर न्यूक्लियोफाइल हीटिंग के साथ हो रहा है तो कितना आसान है यार ये सब चीजें सोचना। बस क्लैरिटी आपके मैकेनिज्म में रहना चाहिए, इसमें कोई दम नहीं है। फटाफट खत्म करो तो इसको, पूरा एक्सरसाइज 1 खत्म करो। सर पीडीएफ शेयर कर दो। पीडीएफ भेजा है ग्रुप में बेटा? जो भेजा है उसी का एक करना है। हाँ, जो एक भेजा है उसी का करना है, बाकी तो अभी उसी से करा रहा हूं। बाकी भी मैं भेज दे रहा हूँ, बट अभी आपको फिलहाल उसी से करना है, पहले वाले से ना। चलो बेटा, हो गया? कोई कंफ्यूजन किसी में? कोई कंफ्यूजन? टू का भी देख लो, 3 का भी देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ।
ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो बेटा, तो इसी के साथ देखो एल्काइल हैलाइड का सारा खत्म होता है। अब बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं अल्कोहल ईथर फिनॉल का। ठीक है, फिनॉल और थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं इसमें क्या है बताओ। सेकंड का फर्स्ट NaCl इथेनॉल वाटर, हाँ थर्ड का सेकंड पूछ रहे हो? इसमें तो रेसमाइजेशन होगा थर्ड के सेकंड में। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखो अगर मैं रिएक्टेंट को लेके चलूं HBr को, तो आंसर आएगा वहां पे Br माइनस निकल जाएगा अगर, तो कार्बोकेटायन बनेगा और न्यूक्लियोफाइल सिर्फ वही है ही, तो दोबारा वही अटैक करेगा, तो वहां पे अब रेसमाइजेशन होने के चांसेस हैं। और अगर कौन सा प्रोडक्ट में क्या आंसर दिया है? अच्छा, वहां पे बेटा वो कर लो, मेरे ख्याल से चेंज कर लो, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। वहां पे आप एक्वस NaOH कर लो, थर्ड के सेकंड में एक्वस NaOH कर लो, चेंज कर लो, है ना। और कौन सा पूछ रहे हो भाई? इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, इथेनॉल वाटर से क्या फर्क पड़ता है? दोनों पोलर प्रोटीन की तो है। किसमें बताओ ना, वहां पे जो कार्बोकेटायन है, पहले तो ये खुद सोचो कार्बोकेटायन स्टेबल है, तब फिर तो जब कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं है तो कैसे जाएगा 1 डिग्री है तो, ठीक है। किसमें, किसके लिए? हाँ, वर्डिंग में थोड़ा सा गलत हो गया एक्चुअली, उसमें प्रोडक्ट देना था, रिएक्टेंट गायब करना था एरो छोड़ करके, बट कोई बात नहीं, चलो तुम लोग को तो इधर वे आ जाए चल जाएगा ना। ठीक है, डन। सो डन। अब आ जाओ एल्कोहल ईथर फिनॉल देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी देखेंगे बेटा, ध्यान से देखो। मैंने सब दो बात आपको बताई पहले ही कि देखो बेटा, मिथेनॉल को अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैंने NaI एसीटोन लिया है, बोलो कुछ होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज OH माइनस इज पुअर लिविंग ग्रुप। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? इसको एसिडिफाई। कहने का मतलब अगर आप आयोडीन अटैक कराना चाहते हो तो HI लो, तो H प्लस जा करके यहाँ पे क्या बनेगा? CH3OH H पॉजिटिव, एंड फिर I माइनस जाके बैक साइड से अटैक करके इसको CH3I बना देगा, H2O निकल जाएगा। अब अगेन आप SN1 SN2 इन सब का कंडीशन जानते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से इसको सॉल्व करो। तो यहां पे मान लो मैंने दे दिया आपको OH एंड यहां HI दे दिया, ड्रॉ द प्रोडक्ट। HI लिया तो ड्रॉ द प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, मैंने बोला था 1 डिग्री किससे जाता है? SN2 से। 3 डिग्री किससे जाता है? SN1 से, अगर हमने बाकी सॉल्वेंट वगैरह कंडीशन दिया है तो। और अगर 2 डिग्री हो गया तो वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। एल्कोहल अगर 2 डिग्री वाला है ना तो वो SN1 से ही जाता है। यहां इतनी श्योरिटी क्यों? क्योंकि एल्कोहल खुद में ही पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। देखो ROH है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा बताओ, RI जो बनता है एल्काइल आयोडाइड, वो तो इसके अंदर डिसॉल्व भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मिंग कैपेबिलिटी है, वहां नहीं है, इसलिए वो सब टर्बिडिटी के फॉर्म में ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए एक टेस्ट भी है ल्यूकास टेस्ट, जिसमें एनहाइड्रस ZnCl2 and HCl लेते हैं, है ना। एनहाइड्रस ZnCl2 लेना पड़ता है क्योंकि HCl उतना अच्छा एसिड होता नहीं है एल्कोहलिक मीडियम में, और ZnCl2 थोड़ी हेल्प करता है रिएक्शन में, तो इस वजह से ये लेकिन HI लोगे तो जरूरत नहीं किसी लुईस एसिड का। तो वहां पे वही है कि 3 डिग्री इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, 2 डिग्री 4-5 मिनट के बाद देता है, 1 डिग्री को लाना है तो गर्म करना पड़ेगा, नहीं तो मिलता ही नहीं है। ठीक है ना। तो बताओ ये कैसा आएगा? तो सबसे पहले ये 2 डिग्री है, कार्बोकेटायन बना लिया। कार्बोकेटायन बनाने के बाद कितने लोग बोल रहे हैं रीअरेंजमेंट हो सकता है?
1 2 हाइड्रेट, तो यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा। समझ आया क्या? हाँ। दूसरा क्वेश्चन मान लो एल्कोहल का करना हो, इस तरह का मैं टारगेट कर सकता हूँ कि ये OH है, यहाँ THCl दे दिया। THCl दे दोगे तो क्या होगा? हाँ जी, ये CH3 CH2 और OTS बन जाएगा। उसके बाद यहाँ न्यूक्लियोफाइल डालूंगा तो वो न्यूक्लियोफाइल इसको निकाल करके, मतलब यार डेरिवेटिव में चले जाओ और या तो प्रोटोनेट करके चले जाओ, यही दो रास्ते हैं, तीसरा और कुछ भी आपके पास नहीं है। इतनी बात अगर आप ध्यान दे पाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अदरवाइज आपको दिक्कतें आ सकती हैं इसमें। अच्छा चलो, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन का बात। नाउ कमिंग टू एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कब हो सकता है? एलिमिनेशन अल्कोहल में कैसे करा सकते हैं? तो देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है। एलिमिनेशन में मुझे दोनों चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान क्या रखना है? सबसे पहला क्या ध्यान रखना है कि मुझे इसको लीविंग ग्रुप बनाना है। उसके लिए मुझे एसिडिफाई करना ही पड़ेगा, तो यानी H2SO4 टाइप में स्पीसीज लेना पड़ेगा। बोलो, H2SO4 ले लिया फ्यू ड्रॉप्स और हीटिंग किया, तो हीटिंग करने पे H2SO4 के साथ 180 डिग्री तक टेम्परेचर ले जाते हैं, तो इसका एलिमिनेशन होता है। कौन सा एलिमिनेशन? E1 हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 डिग्री है। कौन सा होता है? E2। ये E2। अच्छा, ये अगर 1 डिग्री है तो एक पॉसिबिलिटी और है कि मान लो एल्कोहल जितने भी हैं सबको प्रोटोनेट कर दिया तुमने 140 डिग्री पे, सबको प्रोटोनेट कर दिए, तो कितने लोग कह रहे हैं, सॉरी, इकट्ठे सबको प्रोटोनेट करने की बात नहीं हो रही है। मान लो थोड़ा सा इस तरह से हो कि कुछ एल्कोहल इसी फॉर्म में बचे हो, तो आप कितने लोग कह रहे हैं क्योंकि सर ये 1 डिग्री है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक भी कर सकता है। ये कोई स्ट्रॉन्ग बेस थोड़ी ना H2SO4, यार ये तो उल्टा एसिड है। सल्फेट आयन तो पुअर बेस पुअर न्यूक्लियोफाइल दोनों ही है, तो इसलिए बेटा ऐसा करने पे प्रोडक्ट ये बन जाता है। याद रखना, ईथर बनाने का ये एक मेथड है। ईथर बन ही जाता है तब जब आप इसको 140 डिग्री के आसपास H2SO4 के साथ, 180 पे एलिमिनेशन होगा, इस पे सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? SN2। समझ में आया? और गलती से ये 1 डिग्री से 2 डिग्री हो गया तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि 2 डिग्री करते ही ये पुअर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, इसलिए ये जाएगा ही नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं आएगा। तब एक्सक्लूसिव आपको एल्कीन मिलता है। अब वही है, मोर देन 1 पॉसिबिलिटी में आप उस पर जाना जो बेस्ट आपको करना हो। समझ में आया? एक केस और भी है, 110 डिग्री पे, ये मैंने लिखवाया था तुम लोग को पढ़ाते समय, अगर H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड लेते हो तो एक चांस है कि ये भी बन जाए। बोलो, मतलब यही खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर दे। बहुत ज्यादा फिर H2SO4 लेना पड़ता है ताकि सबको इकट्ठे प्रोटोनेट कर दो, कोई दूसरा अल्कोहल बचे ही ना। तब जब कुछ नहीं है तो यही बेचारा जा करके, क्योंकि आपने टेम्परेचर भी उतना नहीं दिया कि एलिमिनेट कर जाए, तो यही न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में जाके ऐड हो जाता है। क्लियर है? तो अल्कोहल में ये सारे कंडीशंस क्लियर हो गए। अब आ जाओ ईथर की बात कर लेते हैं। ये बताओ, ईथर खुद में कैसा सॉल्वेंट है? वीकली पोलर, पोलर प्रोटिक भी नहीं है, तो इसमें मेजॉरिटी में कंडीशन कैसा आएगा? मान लो आपने ऐसा ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड कोल्ड HI, तो जब HI लेते हो तो पहला तो प्रोटोनेट होना पड़ेगा इसको भी, क्योंकि अगेन जैसे OH- इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, इन द सिमिलर वे OR- इज ऑल्सो नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, तो आपको पहले प्रोटोनेट करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू I- बेटा यहां भी अटैक कर सकता है, यहां भी, क्योंकि अब लिविंग ग्रुप इस साइड से भी बन सकता है, इस साइड से। कौन सा बेटर होगा? ये फास्ट और ये स्लो, तो इसलिए इसका प्रोडक्ट क्या आता है? छोटे वाले का आयोडाइड, बड़े वाले का अल्कोहल। ऐसे ही करके याद कर लेते हैं अल्कोहल। लेकिन अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं कि एक तरफ मिथाइल और एक तरफ 2 डिग्री कर दूं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी H यहां अटैक होगा, छोटे वाले का आयोडाइड बनेगा, बड़े वाले का अल्कोहल। लेकिन बेटा अगर ये 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री, एक तरफ 3 डिग्री डाल दो या उसके इक्विवेलेंट कोई चीज आ जाए, यहां HI डाल दो, कॉन्ग कोल्ड, तो क्या हो जाएगा? इस बारी कार्बोकेटायन बन जाएगा, और कार्बोकेटायन बन गया तो अब इस बार आयोडाइड आयन यहां अटैक करता है।
समझ में आया? ये एकमात्र रिएक्शन है किसका? एल्कोहल का। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसी को हीटिंग कर दें तो हॉट HI ले लेंगे तो जो बना हुआ एल्कोहल है ना वो भी आयोडाइड में बदल जाएगा, क्योंकि HI से तो वो भी रिएक्ट करता है ना। एक क्वेश्चन ये आया था कि ये बताओ, ये जो फिनॉल ले लिया मैंने OCH3, यहां HI डाल दे रहा हूं, यहां HI डाल दे रहा हूं, ये कॉन्कोल्ड यहां हॉट, कोई फर्क पड़ेगा प्रोडक्ट में? तो आप इसको प्रोटोनेट करोगे, इस साइड तो कोई ना SN1 होगा ना SN2, इसी साइड, और इस साइड सिर्फ SN2 ही होगा, तो हर बार आंसर क्या आएगा? CH3I प्लस फिनॉल। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कैसे भी करा रहे हो, ठीक है। अगर मान लो यही क्वेश्चन दे के बोल दे HI लिया है, हॉट किया है, तो ये जो एल्कोहल बनाया है इसको आयोडाइड बना देना। अगर मैं बोलूं HI लेकर के एनहाइड्रस कर दिया है पानी के बिना, तो अब कितने लोग करें? अब कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं, अब नॉर्मल SN2 से जाएगा, तो यहाँ का आयोडाइड और इसका कंडीशन देख करके अपने हिसाब से कॉल लेना है। समझ में आया? और ऐसे ही करना है। इज दैट क्लियर? तो वी आर डन विथ एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। फिनॉल के रिएक्शंस एरोमेटिक होते हैं, वो एरोमेटिसिटी में पढ़ाया हुआ है, फिर कभी मौका मिला तो मैं डिस्कस कर दूंगा। सो दैट्स ऑल। प्रैक्टिस करो जम करके, MS चौहान के क्वेश्चंस करो तुम लोग। एक मैंने तुम लोग को बताया था, याद है ना, कि ऑल्दो दिस डज नॉट रिएक्ट, बच्चों ध्यान से सुनो, क्लोरीन SN2 से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन NaOH और यहाँ NO2 डाल दो और इधर NO2 डाल दो तो ArSN2 से रिएक्शन होता है। उसका मैकेनिज्म समझाया था ना, यहाँ अटैक करता है, ये कार्बन आयन बनता है, कार्बन आयन पैरा पोजिशन NO2 लेकर के उसको स्टेबलाइज करता है और फिर बाद में आके क्लोरीन निकल जाता है। और इसमें इंटरेस्टिंगली फ्लोरो डेरिवेटिव इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरो एंड ब्रोमो। अगर मतलब बेंजीन पे आ जाए ना और आपसे पूछे NO2 लगाया, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ आयोडीन लगाया, कौन ज्यादा रिएक्टिव? तो आंसर है फ्लोरीन, क्योंकि इस बार कार्बन आयन बना, कार्बन आयन किसी को भी बाहर निकाल सकता है, ठीक है। इनफैक्ट आपको याद है E1CB जो सबसे रेयर केस है, वो भी मैंने आपको समझाया है कि E1CB में पुअर न्यूक्लियोफाइल जैसे फ्लोरीन जैसे स्पीसीज भी नेगेटिव आया तो ये बाहर निकल जाता है। हॉफमैन प्रोडक्ट बनने के दो कंडीशन है, या तो बल्कि बेस ले लो और या तो पुअर लीविंग ग्रुप, यानी फ्लोरो डेरिवेटिव्स उसी से जाते हैं। बाकी क्वेश्चन करोगे तो हम लोगों के पास और भी चीजें आएंगी, दैट विल फिगर आउट। मैंने आपको एक ओवरऑल